चलिए, और बताइए कैसे हैं? ठीक है ना? आपकी तैयारी कैसी चल रही है ग्रुप डी का? बहुत अच्छी चल रही होगी। तो और उसे और बहुत अच्छा बनाने के लिए यहाँ जो हम लगातार सीरीज ले रहे थे, इसमें साइंस के प्रश्नों का प्रीवियस ईयर का आपका पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का ये पॉइंट्स हम ले रहे थे, जिसमें हमने आपको शुरू क्लास में ही बताया था कि फिजिकल केमिस्ट्री के मेरे पास 245 प्रश्न वैसे हैं जो प्रश्न 2025 और 26 में, जो 25 का एग्जाम हुआ है ग्रुप डी का 101 शिफ्टों का, उसमें से 245 प्रश्न केमिस्ट्री के स्पेशल फिजिकल केमिस्ट्री से पूछे गए थे प्रश्न, जिसका हम और भी पार्ट हम वीडियो बनाए हैं। यहाँ 1385 प्रश्न तक हम क्या हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं। 100 प्रश्न लगभग फिजिकल केमिस्ट्री का और रह गया था, जो कि 1385 से लगभग 1289, और ये घटते क्रम में हम प्रश्न को आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ लगभग आज 100 प्लस प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से होंगे। फिलहाल डिजिटल के पास क्लास नहीं ली जा रही है, क्योंकि अभी वहाँ है नहीं, हम आए हुए हैं एमपी। इस वजह से स्क्रीन रिकॉर्डेड ही क्लास लगातार चलेंगी, और 100 प्रश्न का भी अगर आपको ये मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा होगा। चीज़ों को विस्तार पूर्वक समझा के आगे की ओर चलते बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसे आप सब लोग सभी अवश्य देखो। ठीक है, इससे आपको देखने से फायदे ये होंगे कि ऑलरेडी हम हर क्लास में यही चीज़ बोलते हैं कि जो इस बार 2025 में ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था, वह कोई स्पीडी या लूसेंट के बेस के आधार पे नहीं हुए थे, बल्कि यह एनसीईआरटी के बेस पे आधार पे था। ठीक है, तो एनसीईआरटी जिनका कंप्लीट है, समझ लो साइंस के, उनके पूरे मार्क्स आएंगे ग्रुप डी में। और या तो फिर आप जो प्रीवियस साल में प्रश्न पूछें उसका बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, जैसे अभी ये क्लासें चल रही है। ठीक है, तो चलिए आइए और प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा विषमांगी मिश्रण है। मतलब इसमें कौन है जो विषमांगी मिश्रण होते हैं। जाहिर सी बात, मिश्रण को अगर दो भागों में हम बांटे तो एक समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। अब ये विषमांगी मिश्रण का डिफिनेशन क्या कहता है कि मिश्रण वैसे हो जिसमें मिलावट उनके एक समान नहीं हो, अलग अलग हो। मतलब कहीं पे विलयन में ज्यादा हो जाएंगे विलेय, कहीं पे कम विलेय हो जाए, उसे भी समांगी मिश्रण कहेंगे। जबकि समांगी मिश्रण में क्या होते हैं कि अगर किसी भी जगह विलयन के किसी भी जगहों पर अगर चेक कर लिया जाए तो उसका सभी जगह का गुणधर्म एक समान मिले, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे इसमें देखिए शर्करा का विलयन, अर्थात पहले कहने का मतलब हो रहा शर्करा के विलयन का मतलब कि जैसे आपने एक गिलास में शरबत घोल दो, अच्छे तरीके से चीनी घुल जाना चाहिए, अर्थात चीनी के कण जो है वह पानी के कणों में अच्छे तरीके से समा जाए। उसके बाद उसको क्या कर लो, छान लो। अब है कि तुम जिस गिलास में चीनी के शरबत घोले हो, क्या ऊपर वाले भाग में पानी पियोगे तो वो ज्यादा मीठा लगेगा या कम मीठा लगेगा, या गिलास के निचले स्तर के शरबत पियोगे तो ज्यादा मीठा लगेगा। तो देखिए जैसे ही उसको हम एक समान रूप से अगर उसको घोलते हैं, तो घोलते हैं ना, तो आप इस शरबत को किसी भी जगह से निकाल के पियो, सब जगह का मीठापन उतना ही रहेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं सोचना है कि नीचे चीनी की गाद बैठ जाएंगे। हम क्या बोल रहे हैं, बिलियन को अच्छे तरीके से घोलना है। अगर बिलियन अच्छे तरीके से घुला हुआ रहेगा तो ये पूरी शरबत के किसी भी जगह से तुम निकाल करके अगर इसका स्वाद लोगे तो वो बराबर ही आएंगे, इसीलिए ये समांगी मिश्रण होंगे। तो शर्करा का विलयन समांगी मिश्रण। अब तुम समझो कि इसी गिलास में तुम चीनी डाले थे ना, अभी मिट्टी डालो, तो मिट्टी के कण होंगे क्या, नीचे ज्यादा बैठ जाएंगे और ऊपर कम रहेंगे। इसलिए इसका जो मिलावट जो का गुण होगा वह समान रूप से नहीं रहेंगे, इसलिए जो ये मिट्टी हो जाएंगे वह भी समांगी मिश्रण हो जाएंगे। उसी तरीके से सिरका और वायु एक समांगी मिश्रण है। तो आंसर हमको ढूंढना था विषमांगी मिश्रण, तो बी फॉर बाहुबली इसका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। चलो आगे चलते हैं, अगले प्रश्न। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। क्या बताइए, ये स्पीडी के प्रश्न है नहीं, एनसीईआरटी बेस के आधारित पर ये सब प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा विलयन किसी विलयन की सांद्रता। अब सांद्रता मतलब क्या हो रहा है, तो आप उसको समझ सकते हैं आसान भाषा में, गाढ़ापन, अर्थात विलयन में कितना गाढ़ापन है। तो सांद्रता की सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता कौन करता है, विलयन की मात्रा में उपस्थित विलायक की मात्रा। अभी देखो हम फिर से जब क्लास लेते हैं तो ऑलरेडी पूरी डिटेल आपको बताते हैं।
तो यहाँ भी क्लास की पूरी डिटेल बताते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसे ये हम एक ग्लास बनाए, ठीक है, इस ग्लास में हम पानी रख दिए, इस ग्लास में क्या रख दिए, पानी रख दिए। अब ये जाहिर सी बात है कि जो पानी है वो विलायक हो जाएंगे, पानी है जो क्या हो जाएंगे, विलायक। चीजों को ध्यान से समझो। और ये हो गया कौन, वाटर हो गया। अब इसमें शुगर डाला जा रहा, चीनी डाला जा रहा, तो ये हो गए विलेय, ये क्या हो गए, विलेय। अब एक बात बताओ कि इस जो शरबत अर्थात हमारे पास विलियन जो तैयार हुआ है, इस विलियन में सांद्रता क्या विलायक की मात्रा पे निर्भर करेगा, पानी की मात्रा पे निर्भर करेंगे? दिमाग में बैठा करके रखना है। पानी की मात्रा पे निर्भर करेंगे, सांद्रता की बात पूछी जा रही है। ऑप्शन दूसरा पूछा जा रहा है, क्या दिए हुए विलयन की मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा पर निर्भर करेंगे? विलेय कौन हो रहा है, शुगर, चीनी। अब बताओ इस जो विलयन में एक गिलास पानी में अगर हम 1 चम्मच चीनी डालें तो वहां 1 चम्मच विलेय हुआ, दोबारा फिर से दूसरी चम्मच चीनी हम फिर से डालते हैं तो वो गाढ़ापन ज्यादा होगा, ठीक है। गाढ़ापन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। जब गाढ़ापन ज्यादा होंगे तो उसकी सांद्रता बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो अगर सांद्रता का डिफिनेशन जो कहता है, सर्वोत्तम परिभाषा, वो ये है कि विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। तो अगर आपसे विलयन की सांद्रता का सर्वोत्तम डिफिनेशन पूछे तो विलेय को अवश्य ध्यान रखो, क्योंकि विलेय के मात्रा पे ही निर्भर करेगी विलयन की सांद्रता। चलिए, कार्बन 13 में समस्थानिक, अब C13 है तो इसका परमाणु द्रव्यमान तो साफ शब्दों में 13 ही होंगे, ठीक है। कुछ प्रश्न आसान थी, कुछ प्रश्न काफी टफ हैं। जैसे अभी जो हम 245 प्रश्न फिजिकल केमिस्ट्री के कर रहे हैं वो इजी टू हार्ड लेवल की ओर आगे बढ़ रहे थे, तो अभी हार्ड जितना प्रश्न है वो आता जाएगा हमें, ठीक है। तो थोड़ा सा धैर्य बना के चीजों को समझते चलना है, क्योंकि केमिस्ट्री को समझना इतना आसान नहीं है, ठीक है। चलिए, अभिक्रिया NaOH है, जो OH सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रिया कराई जा रही है, तो हमें प्राप्त क्या हो रहा, नमक प्राप्त हो रहे हैं प्लस जल बन रहा। तो निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, समझो चीजों को यहां से दिमाग से समझो। ये चीज अम्ल और क्षार के अभिक्रिया कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो हम पहले ही क्लासों जो इसके पीछे बहुत सारी क्लास जो हम लिए हैं वहां पे साफ शब्दों में आपको एक चीज याद कराने का हम प्रयास किए हैं, और किनको याद होगा वो अवश्य हमें बताना कि अगर अम्ल या क्षार के बीच में जो अभिक्रियाएं होती है वो सबसे पहले उदासीन अभिक्रिया होती है। कैसे अभिक्रियाएं होती है, उदासीन अभिक्रिया होती है। और बहुत सारे ऐसे अभिक्रियाएं जो कि पिछले प्रश्नों में अम्ल और क्षार से संबंधित प्रश्न हमारा बहुत सारा प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो अम्ल और क्षार अगर अभिक्रिया करती है तो कैसी अभिक्रिया बनते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बनता है, HCl NaOH बनते हैं, ठीक है। और इसमें हमें उत्पाद के रूप में, क्योंकि प्रश्न पूछेगा, जैसे ये क्षार हो गया, ये अम्ल हो गए, तो अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करती है तो क्या बनता, लवण और जल बनते हैं। ये भी पिछले कई शिफ्टों में पूछ चुका है। साथ में प्रश्न ऐसे भी पूछे जाएंगे कि जो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करती है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है, उदासीनी करण अभिक्रियाएं होती है। पर यहाँ पे अभिक्रिया हमें दे रखा है और अभिक्रिया से साफ शब्दों में हमसे पूछा जा रहा कि ये कैसी अभिक्रिया है, यह कैसी अभिक्रिया है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि क्या हुआ है, आप इस अभिक्रिया को गौर से समझो। NaOH और HCl, यहाँ देखिए HCl जो हाइड्रोजन के साथ था, HCl जो हाइड्रोजन के साथ था वह NaCl के साथ चला आया, और ये जो OH था वह H के साथ चला गया। मतलब कि इसके साथ जो Na सोडियम के साथ OH जो था वह हाइड्रोजन के साथ चला गया, और जो हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन था वह सोडियम के साथ चला आया। तो आदान प्रदान आयनों का यहाँ आदान प्रदान किया गया है, और दोनों किए हैं ऐसा, NaOH भी किया है और HCl भी किया, इसलिए यह विस्थापन अभिक्रिया होंगे। पर सिर्फ विस्थापन नहीं, क्योंकि दोनों का आयन आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया हो गए, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गए, ठीक है।
चलो आगे चलो, इस प्रश्न का उत्तर सोचो। निम्नलिखित में कौन सा कथन सूत्र इकाई को परिभाषित करता है? मतलब हम इसीलिए बोले हैं ना, इसीलिए क्या बोले कि एनसीईआरटी बेस जिनका मजबूत है, समझ लीजिए कि ग्रुप डी उनका क्लियर होगा। तो सूत्र इकाई को परिभाषित करता है, कौन है जो सूत्र इकाई को परिभाषित करता है? ठीक है, अभी यहां देख लो, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा एक अणु का द्रव्यमान क्या सूत्र इकाई को परिभाषित करता है? किसी यौगिक की मोल द्रव्यमान क्या परिभाषित सूत्र इकाई को करता है? या एक परमाणु का द्रव्यमान सूत्र इकाई को परिभाषित करता है? या किसी आयनिक यौगिक के सूत्र इकाई में सभी परमाणुओं के सभी द्रव्यमान का योग सूत्र इकाई को परिभाषित करता है? तो देखिए, अगर आप इससे पहले तो जाहिर सी एसपीडी या लुसेंट में ऐसे चीज नहीं देखे होंगे आप, और अगर चाहते हैं कि रिजल्ट हमारा भी हो तो यही चीज को समझना है कि जो भी चीजें नए आपके लिए मिले उसको दिमाग में स्पेशल बैठाना है कि सूत्र इकाई की डिफिनेशन अगर पूछा जाए तो जितने भी आयनिक यौगिक के जो सूत्र इकाई में जितने भी परमाणु होते हैं वह सभी परमाणु के द्रव्यमान का योग, एक परमाणु के द्रव्यमान की बात नहीं कही जा रही है, सभी परमाणु के द्रव्यमान के योग को ही सूत्र इकाई कहते हैं। ठीक है, तो सूत्र इकाई में क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान का योग, लेकिन एक परमाणु का नहीं बल्कि उस उपस्थिति में सूत्र जो है उसमें जितने सभी परमाणु हैं वह सभी परमाणु के द्रव्यमान के योग को सूत्र इकाई कहेंगे। ठीक है, चलिए रसायन विज्ञान में निलंबन क्या है बताओ? एक समांगी मिश्रण, एक कोलाइड परिक्षेपण है, एक वास्तविक विलयन है, या बड़े कणों वाला एक विसमांगी मिश्रण है? क्या? निलंबन के बारे में। तो देखिए, निलंबन के बारे में हम आपको इससे पहले क्या बताएं पिछली क्लास में कि निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है। अगर आप ये भी चीज को ध्यान अगर सिर्फ रखते हो कि निलंबन एक कैसा मिश्रण है तो विसमांगी मिश्रण है, तो आप उत्तर इसका दे सकते हो। और एक ही ऑप्शन में मात्र विसमांगी मिश्रण नजर आ रहा है। बड़ों कने वाले एक विसमांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? निलंबन कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे चलो अगले प्रश्न में। चलिए यहाँ बताइए, साबुन के बारे में भी ये विशेष प्रश्न जो कि इससे पहले भी हम आपको किए हैं ऐसा। साबुन के अणु निर्मल क्रिया करने के लिए स्वयं को किस रूप में व्यवस्थित करता है? तो वो मिशेल बनाता है। क्या बनाता है? मिशेल बनाता है। ठीक है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन से कथन यह सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करता है कि द्रव्य के कणों के बीच खाली स्थान होते हैं? जैसे ये जो शरबत अभी आज की क्लास फर्स्ट में ही हम घोले थे, इसमें क्या बताया था कि इसमें पानी है। इसमें क्या है? पानी है। अगर इस पानी में हम चीनी को डाल दें तो ये छोटे छोटे टुकड़े में इसमें मिल जाते हैं, और इस तरीके से मिलते हैं ना कि पानी में जो खाली स्थान होता है उस खाली स्थान में जाकर के चीनी के छोटे कण समा जाते हैं। ठीक है, और इसी से हमें पता चलता है ना कि द्रव्य में क्या होते हैं? रिक्त स्थान होते हैं। क्योंकि अगर द्रव्य में रिक्त स्थान नहीं होता तो चीनी के टुकड़े कहाँ चले गए? इसके बारे में आप हमें बता सकते हैं? तो नहीं, चीनी के टुकड़े उसी द्रव्य में जो खाली स्थान था उसी में जाके प्रवेश कर गए, समाविष्ट हो गए, समा गया। ठीक है, तो पहला कह रहा बर्फ जल में पिघल जाते हैं। भाई ये तो अलग बात है, ये खाली स्थान की बात नहीं कही जा रही है। ठीक है, ये तो बर्फ का पिघलना उसके टेम्परेचर पे के कारण ऐसा होता है। चौक का टुकड़ा आसानी से टूट जाना, देखो वहां पे चौक के टुकड़े में जो दो कणे हैं उनके बीच में आकर्षण जो बल होता है वो काफी कमजोर होते हैं, इसी कारण चौक क्या होगा? टूट जाएगा। यहाँ भी द्रव्य के कण के बीच की अंतराल की बात नहीं की गई है। रबड़ बैंड खिंच जाता है, देखिए रबड़ बैंड खींचने के कारण उसमें जो उसके गुण होते हैं उसके कारण वो क्या होते हैं? खिंचाते हैं। उससे ये भी नहीं पता चल रहा है कि खाली स्थान होंगे। चीनी जल में घुल जाते हैं, इससे से ही पता चल रहा, जो एग्जाम्पल हम आपको ऑलरेडी पहले दे चुके हैं। तो D4 देवसेना इसका सही आंसर। चलिए, जब OH माइनस आयनों की अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो इसका pH मान क्या होगा? अब तुम समझो कि OH जो है वह एक क्षारीय आयन को अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो इसका pH मान पर क्या इफेक्टेड पड़ेगा? तो इसका pH मान क्या होगा? बढ़ता जाएगा। pH मान क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलें अगले प्रश्न के। चलो, इतना बड़ा प्रश्न जो कथन और निष्कर्ष वाला काफी
बड़े प्रश्न दिए। हम इसीलिए बोलते हैं ना कि अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो रिजल्ट का उम्मीद आप मत रखो, ठीक है। जैसे CCl कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र का इकाई द्रव्यमान 111 U होता है। पहले हम चेक करेंगे कि क्या वास्तविक में कैल्शियम क्लोराइड जो का सूत्र के इकाई द्रव्यमान है, और यही सूत्र के इकाई द्रव्यमान हम आपको अभी जस्ट इससे पहले 2 मिनट पहले समझा रहे थे कि सूत्र का इकाई द्रव्यमान क्या होता है कि उसमें उपस्थित जितने भी परमाणु हैं वह सभी परमाणु के द्रव्यमानों के योग को सूत्र इकाई द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ कैल्शियम क्लोराइड है, अब बताओ, अभी कैल्शियम की परमाणु संख्या आपको याद होनी चाहिए 20 होते हैं, उसके द्रव्यमान तो 40 होता है। क्लोरीन का आपको याद होना चाहिए, जैसे 17 उसके परमाणु संख्या हो जाते हैं, और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35 के आसपास होता है। तो इसका क्या आणविक द्रव्यमान पहले निकालो कि 121 U होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो कैल्शियम का 20 दूना 40 हो गया, और क्लोरीन के 35 दूना 70 हो गए आसपास में। तो ये 0 7 4 11 110 अर्थात 111 होते हैं, क्योंकि जो हम आपको क्लोरीन को बता रहे हैं वो 35 पॉइंट कुछ होता है, ठीक है, 35 पॉइंट कुछ होते हैं। इसलिए आपको सबका रासायनिक जो उसके सॉरी परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, ये सब याद होना चाहिए। ये सब तो बचपन 9th 10th में ही ये सब बच्चे सभी लोग कंप्लीट कर लेते हैं, और आप तो अभी चले हैं एग्जाम की तैयारी करने के लिए, तो शायद उम्मीद रखते हैं आपको भी याद होगा। तो पहला ऑलरेडी हमारा सही है, तो इसमें पहला नहीं है, इसमें पहला नहीं है, इससे 2 ऑप्शन ये गलत हो गए, ठीक है। थोड़ा सा अलग भी दिमाग लगाना है। अभी हम सी के बारे में नहीं सोचेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जो सी दिया है टॉपिक्स कथन जो दिए हैं उसके बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि सी ऑलरेडी गलत हो चुके हैं। अच्छा, क्योंकि ए उसके साथ है नहीं, ए जिसके साथ नहीं था काट दिए, ठीक है। अब बी के बारे में सोचेंगे, क्योंकि एक ऑप्शन में बी है। बी क्या कह रहा, सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार हम आणविक द्रव्यमान की गणना करते हैं। बात सही है, क्योंकि इसके अणु में जितना उसका आणविक द्रव्यमान होता है उसी को सूत्र इकाई द्रव्यमान कहते हैं। तो ए और बी इसका दोनों सही है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे चलो। निम्नलिखित में कौन से विकल्प मिश्रण के लिए सही किंतु यौगिक के लिए नहीं है। यहाँ देखो, आपको मिश्रण याद होना चाहिए और यौगिक किसे कहते हैं जो याद होना चाहिए, तभी चीज दोनों में अंतर ढूंढ सकोगे। देखिए क्या कहता है, जो पहला ऑप्शन कह रहा घटक निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं, अब इसी कारण एगो के मिश्रण एगो की यौगिक कहेंगे, नहीं, ये गलत बात है। अगर एक अनुपात में होता तो फिर तो दोनों मिश्रण ही कहलाते या दोनों यौगिक यौगिक ही कहलाते। घटकों को भौतिक विधि द्वारा पृथक किया जाता है, यौगिक के लिए नहीं है। देखिए ये मिश्रण की बात है कि अगर मिश्रण में घटकों को भौतिक विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं, इसलिए यह दोनों अलग होते हैं, ठीक है। तो B4 बाहुबली। चलो ये बताओ, कोलाइड विलियन इसमें कौन है। अभी देखो कोलाइड विलियन का डिफिनेशन इस प्रश्न से आपको पता चल जाएगा। कोलाइड विलियन, चीनी का घोल, नमक का पानी, पानी में रेत, ये सब छोड़ो, ये दूध कोलाइड विलियन के उदाहरण है। दूध क्या है, कोलाइड विलियन के उदाहरण है, कोलाइड विलियन के उदाहरण है। चलो इसमें आओ, निम्नलिखित में किसमें ऑक्सीजन अभिक्रिया शामिल नहीं है, मतलब सॉरी ऑक्सीकरण अभिक्रिया शामिल नहीं है। कौन से अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अभिक्रिया शामिल नहीं है। जल का वैद्युत अपघटन, तो इसमें ऑक्सीकरण, क्योंकि हाइड्रोजन की त्याग होगा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया शामिल है। जल में नमक जल में नमक का घुलना, अभी ये H2O में NaCl को घोल दो, नमक को घोल दो, इसमें कोई है ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं होगी, हाइड्रोजन का त्याग नहीं होगा, ठीक है, इसलिए यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया शामिल नहीं है। B4 बाहुबली, लकड़ी का जलना, कार्बन जलेंगे उसमें भी है ऑक्सीकरण, लोहे में जंग लगना, इसमें भी ऑक्सीकरण है, क्योंकि उष्मा मिलती है, जिसमें उष्मा मिली वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चलो अगले प्रश्न पे आओ, क्या कह रहा, कौन से गुणधर्म किसी यौगिक को मिश्रण से विभेदित करता है। जस्ट अभी इससे पहले वाले प्रश्न ऐसे ही थे। सदैव ठोस होते हैं, जिसके कारण, फिर पूछ रहा एक से अधिक पदार्थ से निर्मित होते हैं, जिसके कारण, सी कह रहा निश्चित संगठन और गुण धर्म होते हैं, जिसके कारण, या किसी भी अवस्था में विद्यमान हो सकते हैं, जिसके कारण। यहाँ पूछा क्या, किसी यौगिक को मिश्रण मिश्रण से अलग करना। अब इसका अर्थ ये होता है कि मिश्रण से अलग अगर कोई यौगिक हो रहे हैं तो ये यौगिक का गुण है कि वह निश्चित संगठन और उसके एक स्पेशल गुण धर्म होते हैं, किसके, यौगिक के, इसी कारण यह विभेद और अलग होते हैं, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे चलो, क्या पूछा जा रहा है, कोलाइड विलियन का लक्षण है।
यहाँ क्या पूछा जा रहा है हमसे, कोलाइड विलयन का लक्षण है। तो देखिए कोलाइड विलयन क्या करता है, पहले ये ऑप्शन पढ़ो। स्पेशल ऐसे सोचोगे आंसर नहीं मिलेगा, रट्टू तोता की तरह काम करोगे, आंसर नहीं ढूंढ पाओगे। यहाँ देखिए, कण प्रकाश की किरण को प्रकीर्णित करता है कोलाइड विलयन में क्या, शांत रहने पर कण नीचे बैठ जाते हैं क्या, कणों को निस्पंद द्वारा अलग किया जा सकता है क्या, कण सूक्ष्मदर्शी के नीचे अदृश्य होते हैं क्या, नहीं, सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता। देखिए कोलाइड विलयन का लक्षण ये है कि जब उसमें प्रकाश की किरणें को भेजा जाता है तो उसको वह प्रकीर्णित कर देता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ए इसका क्या हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएंगे। चलो आगे चलो, बी नंबर पे आओ। निम्नलिखित में कौन सा कथन पृथक्करण के संबंध में मिश्रण और यौगिक के बीच में महत्वपूर्ण अंतर का सटीक वर्णन है, किसमें, पृथक के संबंध में, वही मिश्रण और यौगिक। तो दुलरुआ बन चुका है, देख रहे हैं कि अभी तक 3 से 4 प्रश्न वैसे आ चुके हैं। कह रहा इसका गलनांक और क्वथनांक तीव्र होता है, अंतर की बात कही जा रही है। भाई मिश्रण का भी गलनांक और क्वथनांक तीव्र होता है, क्या यह दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट करेगा, आगे पहले पढ़ लो। उनके घटकों की भौतिक विधियां द्वारा अलग किया जा सकता। देखो यही सेम टू सेम अभी 3 प्रश्न पहले भी यही ऑप्शन दिया हुआ था कि भौतिक विधियां द्वारा उसे अलग किया जा सकता है, ये इसकी सटीकता आंसर है। ठीक है, तो B4 बाहुबली। निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग निलंबन के कणों को अलग करने के लिए किया जाता है, क्या वाष्पीकरण के द्वारा हम निलंबन के कण को अलग कर सकते हैं, निस्यदन के द्वारा कर सकते हैं, क्रिस्टलीकरण के द्वारा कर सकते हैं, या आसवन के द्वारा। तो सही आंसर क्या हो जाएंगे, निस्यदन के द्वारा अलग कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलो। सोडियम क्लोराइड NaCl क्रिस्टल में सोडियम और क्लोरीन आयन 1 और 1 अनुपात में होते हैं। सोडियम क्लोराइड के सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना करने के लिए आप किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे। भाई यहाँ इस प्रश्न के पूछने का साफ शब्दों में अर्थ हो रहा कि सोडियम क्लोराइड की सूत्र इकाई द्रव्यमान आप कैसे निकाले हुए, ये बताओ। तो हम क्या करेंगे कि सोडियम और क्लोरीन के जो परमाणु द्रव्यमान होंगे उसके योग्य करेंगे। अब योग्य की बात तुम देखो कि किस जगह पर दिया है, अगर योग्य से संबंधित तुम चीज को ध्यान रखते हो तो डायरेक्ट बिना पढ़े आप निकाल सकते हो। तो B4 बाहुबली। ठीक है, B4 बाहुबली। चलो, निलंबन विलयनों से भिन्न होते हैं, क्यों होते हैं, निलंबन विलयनों से भिन्न होता है, क्यों होता है ये बताओ। क्योंकि इन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है, विलयन में नहीं देखे जाएंगे, निलंबन में देखे जा सकते हैं, बात सही है। इनका विलय पूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं, नहीं, गलत बात है। अगर अगर विलय पूर्ण रूप से विलीन हो जाता तो वह निलंबन कहलाता ही नहीं। यह पारदर्शी होते हैं, पारदर्शी होते हैं नहीं, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखेंगे तब जाके पता चलेगा। इनके कण अस्थायी रहने पर जमते नहीं है, ये भी गलत बात है। अगर निलंबन को छोड़ दिया जाए तो उसके कण नीचे जम जाएंगे, वो विलयन नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो रहा है कि नग्न आंखों से देखा जा सकता, ए सही इसका आंसर है। चलो, परमाणु द्रव्यमान की सही डिफिनेशन क्या कहता है, ये सटीक चीज, ये चीज आपको मिला होगा पढ़ने के लिए कि परमाणु द्रव्यमान की सटीक क्या होता है। तो देखिए परमाणु द्रव्यमान कार्बन के 12वें भाग के सापेक्ष की तुलना करके किसी भी तत्वों का परमाणु द्रव्यमान निकाला जाता है, और ये क्लास 9th के बुक में भी साफ शब्दों में लिखा गया है कि C12 के परमाणु के सापेक्ष द्रव्यमान होते हैं किसी भी के परमाणु द्रव्यमान। चलो, निम्नलिखित में कौन से कथन स्थिर अनुपात के नियम, स्थिर अनुपात के नियम का सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। 11th-12th में चले जाओ, ये केमिस्ट्री में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि अगर आप कोई भी तत्व को किसी भी मात्रा में मिलाओ, उसमें जो भी तत्व होंगे वह एक निश्चित अनुपात के नियम में ही मिलेंगे। ठीक है, चलो हम ऑप्शन देख लेते हैं। किसी रासायनिक यौगिक में समान तत्व सदैव द्रव्यमान के समान अनुपात में होता है। देखो भाई, ये द्रव्यमान शब्द ला के ना वो द्रव्यमान के बारे में बता रहा, अनुपात के बारे में नहीं बता रहा। ठीक है, वैसे कह क्या रहा जो हम देख लेते हैं फिर से कि किसी रासायनिक यौगिक में समान तत्व सदैव सदैव द्रव्यमान के समान अनुपात में होते हैं। सही है, सही है, यही सही है।
यही सही है, क्योंकि सदैव जो उसके समान अनुपात में होता है, ये समझ रहे हो। अनुपात, हम स्पेशल द्रव्यमान पे चले गए। स्थिर अनुपात का मतलब कि सदैव द्रव्यमान के समान अनुपात में होता है, उसका जो रेशियो होता है ना वो समान होता है। फिर भी बी और सी डी पढ़ते हैं। किसी अभिक्रिया के दौरान परमाणु को लघु कणों में विभाजित किया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, विभाजित नहीं किया जाता है। सदैव यादृच्छिक अनुपात में आप नहीं मिला सकते हो, वो पहले से ही रहेगा। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होते हैं। देखिए ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है, डी जो है वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो ना तो उसके द्रव्यमान की हानि होती है और ना ही द्रव्यमान का नुकसान होता है। ठीक है, ए स्थिर अनुपात वाले के लिए ये अनुपात होना चाहिए सही, इसलिए ए इसका सही आंसर हो गया। चलो, यहाँ शायद समीकरण को संतुलित करने की बात कही गई है। अभिक्रिया संतुलन अवश्य आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे इसे। तो अभिक्रिया को संतुलित करो, एक उत्पाद से पहले और उत्पाद के बाद जो है वह समान होना चाहिए। जैसे यहाँ कार्बन 2 है, इधर है सी एक ही है, अगर वहां हम 2 लिख दें तो कैसा रहेगा। चलो यहाँ हम 2 करते हैं, ठीक है, 2 तो 2 एक ऑप्शन में। अच्छा, फिर भी आगे मिलाते तो ऑक्सीजन क्या हो गया, 4 हो गया। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, उस तरफ अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन ये 4 एक 5 है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो अब ये नहीं होंगे। अगर इसको हम क्या करें, चलो ऑप्शन से चलते हैं, ऑप्शन से चलते हैं, ठीक है, आसान रहेगा। पहले यहाँ 1 लिख दो, यहाँ 5 लिख दो, यहाँ 3 लिख दो, यहाँ 4 लिख दो। अभी संतुलित करके देखो, क्या कार्बन 2, इधर कार्बन है, इधर कार्बन 3 हो गया। पहला ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। चलो दूसरे की ओर लिखते हैं, 1 3 2 कार्बन बराबर हो रहे हैं, 2 2 कार्बन हो रहा बराबर। और उसके बाद यहाँ 3 ऑक्सीजन देख लो, 6 ऑक्सीजन, इधर 2 दूना 4 और 3 इकाई 3 2 5 ही ऑक्सीजन हो रहे हैं। बी भी क्या हो गया, गलत हो गया, बी भी क्या हो गया, गलत हो गया। अगला लिख लो, यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 7 लिख दो, यहाँ 4 लिख दो और यहाँ 6 लिख दो। अब बराबर करो, कार्बन 4 कार्बन 4, बहुत अच्छा। हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, अच्छा ये 6 दूना 12, सॉरी हाइड्रोजन 12, यहाँ भी 12। ऑक्सीजन बराबर है, देख लो, 7 दूना 14 ऑक्सीजन इस तरफ है, इस तरफ मिलाओ, 4 दूना 8 ऑक्सीजन और 6 इकाई 6, 8 6 14। इसका तीसरा है जो इस समीकरण को क्या कर रहा, संतुलित कर रहा। ठीक है, चलो आगे चलो, देख लो कथन निष्कर्ष वाले। वही निलंबन एक समांगी मिश्रण होते हैं, पहला साफ शब्दों में लिखा, क्या निलंबन एक समांगी मिश्रण होते हैं। इसे देखो, निलंबन एक समांगी मिश्रण होते हैं। बताओ, हम बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं प्रभु, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि निलंबन एक समांगी मिश्रण नहीं बल्कि निलंबन एक विसमांगी मिश्रण होते हैं। तो अगर आप चीजों को ध्यान रख रहे हो ना, तो इसी से ऑप्शन सी और डी छट गया और बी भी छट गया भाई, एक चीज से। बाकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है हीरो, डायरेक्ट आंसर लगाओ, डायरेक्ट आंसर लगाओ कि इसका ए सही होगा। क्योंकि भाई हम पहले से ही जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप हमारी क्लास के माध्यम से जाने हो कि निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है, ना कि समांगी मिश्रण है। तो अब जब समांगी मिश्रण है तो समांगी ए वाला छट गया, तो 3 ऑप्शन ऐसे ही छट गए। लगाओ दिमाग ए पे, ए सही हो जाएगा और सही आंसर लगा के आगे बढ़ो। चलो, स्थिर अनुपात के नियम लागू नहीं होते। किसमें है जो स्थिर अनुपात का नियम लागू नहीं होता है, क्या यौगिकों में स्थिर अनुपात में नहीं रहता है, मिश्रण में या तत्व। देखो, तत्व यौगिक और यानिक यौगिक ये सब में स्थिर अनुपात नियम रहते हैं। मिश्रण में भाई वो तुम्हारी इच्छा पे है, तुम जिस तरीके से उसको मिश्रण करो उसमें स्थिर अनुपात का नियम लागू नहीं होता है। तो बी फॉर बाहुबली। आगे आओ, आगे आओ, आगे क्या दिया, करा निम्नलिखित में कौन से कथन यौगिक को विलयन से, वही चीज यौगिक को और विलयन में सर्वोत्तम रूप से अलग करता है, वो बातें यहाँ कही गई है। क्या पूछा जा रहा, यौगिक को विलयन से अलग करना है। पहला देखो क्या दिया गया, यौगिक को भौतिक विधि द्वारा उसके घटक में पृथक किए जा सकते हैं जबकि विलयन में ऐसा नहीं किया जा सकता। यही गलत है। देखो विलयन को हम भौतिक विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। ये आप बोलो कि अभी हम जस्ट 5 या 8 प्रश्न पहले ऐसी चीज हम बताएं आपको कि विलयन को है जो वो हम अलग कर सकते हैं। यौगिक और विलयन दोनों सदैव समांगी और रासायनिक रूप से आबंधित होते हैं, ये भी गलत है, समान रूप से आबंधित नहीं होते हैं। यौगिक का परिवर्ती संगठन होता है जबकि विलयन में निश्चित संगठन नहीं होते हैं।
देखिए ये भी गलत है। यौगिक में परिवर्तीय संगठन नहीं, जबकि निश्चित होता है, जबकि विलयन में अलग होते हैं। यौगिक एक निश्चित संगठन है। चलो बहुत अच्छा, जबकि अभी सी जो गलत किए तो उसके अकॉर्डिंग डी हमारा सही होना चाहिए। यौगिक एक निश्चित संगठन और गुणधर्म होता है, उसे उसके संगठक तत्वों से भिन्न होते हैं, जबकि विलयन में ऐसा नहीं होता। डी फॉर देवसेना, सही आंसर यौगिक और विलयन के बारे में। तो हम फिर से पढ़ देते हैं, फिर से चीजों को आप दिमाग में बैठा लो कि यौगिक एक निश्चित संगठन और गुणधर्म होता है यौगिक में, उसके संगठक तत्वों से भिन्न होते हैं, जबकि विलयन में ऐसा नहीं होता है। तो डी फॉर देवसेना। चलो, द्रव्यमान संख्या के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन गलत है? भाई देखो, अब द्रव्यमान संख्या क्या कहता है जो समझो। तो द्रव्यमान संख्या हम ऑलरेडी पहले से याद रखते हैं या नहीं रखते हैं, जो समझो कि द्रव्यमान संख्या को हम पहले से याद रखते हैं, ठीक है। और इसको याद क्या रखते हैं वो समझो कि कहा जा रहा है कि द्रव्यमान संख्या जो है वह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्या के योग के बराबर होते हैं। क्या ऐसा हमें कोई ऑप्शन दिया है? न्यूक्लियॉन्स की संख्या द्रव्यमान संख्या के समान होते हैं। ओ अच्छा, न्यूक्लियॉन्स नहीं भाई, द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के योग के बराबर होते हैं। ओहो, एक सेकंड, न्यूक्लियॉन्स की बात जो कही गई है मेरे प्रभु, वो न्यूक्लियॉन्स की बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मिश्रण को ही न्यूक्लियॉन कहते हैं, और यहाँ हमें आंसर गलत वाला चुनना है। तो ये सही है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान योग्य के द्रव्यमान को ही उसकी द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो न्यूक्लियॉन संख्या के द्रव्यमान की संख्या समान होती है, सही है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग के बराबर होता है, ये भी सही है। आइसोबार की द्रव्यमान संख्या समान होती है। देखिए आइसोबार सही है, आइसोबार में द्रव्यमान संख्या समान होते हैं, जबकि परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। प्रोटियम और ड्यूटेरियम द्रव्यमान की संख्या समान होता नहीं, ये गलत है, और ये गलत वाला ऑप्शन ही चुनना था। तो डी फॉर देवसेना, ठीक है। आगे चलो, क्या पूछा जा रहा, इसका आंसर बताओ। आंसर बताओ क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पूछा ये जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आयन का सही वर्णन करता है? आयनिक आबंधन द्वारा निर्मित एक उदासीन अणु, इसमें आयन के बारे में गौर करो। आयनिक आबंध द्वारा निर्मित एक उदासीन अणु नहीं, गलत बात है, उदासीन अणु में आयन की बात नहीं होती है। वह परमाणु या परमाणु का समूह जिस पर शुद्ध विद्युत आवेश होते हैं उसी को आयन कहता है। देखिए पढ़ने के बाद है ना, कौन सा ऑप्शन एक सटीक रूप में वर्णन कर रहा है वो ऑटोमेटिक पता चल जाता है, ठीक है। तो बी फॉर बाहुबली इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न पढ़ो, क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक प्रेक्ष्य द्रव्य में कणों के अस्तित्व का सर्वाधिक बल प्रदान करता है? अस्तित्व का सर्वाधिक बल प्रदान करता है, ये पढ़ो। जल उबलने पर भाप उत्पन्न करते हैं, ये वाष्पीकरण की क्रिया है। यहाँ द्रव्य के कणों की अस्तित्व की, उसमें द्रव्य के कणों है मौजूद, उस पर बल देता है। लवण ठंडे जल की तुलना में गर्म जल की तीव्रता से विलीन होते हैं, ये उसके कण उसमें विलीन होने के बारे में कहा जा रहा। बर्फ को गर्म करने पर पिघलकर जल बनता है। स्याही की एक बूंद बिना विलोडन किए जल में समान रूप से प्रसारित होते हैं। देखो ये सबसे ज्यादा सटीक ऑप्शन हमें लग रहा है कि एक गिलास में जब उसको अस्थिर रखा जाए, पानी भर दे और उसमें स्याही को डाल के छोड़ दे, तो वह अपने अस्तित्व के रहने के लिए इस पूरे कण को नीला करते हुए आगे की ओर बढ़ेगा। तो डी फॉर देवसेना। निम्नलिखित में कौन सा कोलाइड विलयन का उदाहरण नहीं है, ये बताओ। तो हम बोले थे कि दूध कोलाइड विलयन का उदाहरण है, कुहासा कोलाइड विलयन का उदाहरण है, धुआं कोलाइड विलयन का उदाहरण है, वायु कोलाइड विलयन का उदाहरण नहीं है। चलो, निम्नलिखित में कौन से जल में घुलने पर अम्ल और क्षार दोनों का एक उभयनिष्ठ लक्षण है? जल में घुलने पर अम्ल और क्षार दोनों का एक उभयनिष्ठ लक्षण।
देखिए दोनों धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। दोनों जिंक जैसे धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। दोनों नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। देखो ये तो गलत हो गया। दोनों ही आयन उत्पन्न करते हैं जो जलीय विलयन में विद्युत का चालन करता है। हाँ ये सही है भाई, ये सही है। उभयनिष्ठ के लक्षण, अम्ल और क्षार में वैसे भी अभिक्रिया कराई जाती है तो उसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं कि उदासीन कर देता है। तो उभयनिष्ठ लक्षण दोनों में होते हैं कि आयन तो दोनों उत्पन्न करता है और जलीय विलयन को विद्युत का चालन करता है। डी फॉर देवसेना इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अपचयन अभिक्रिया क्या है? अपचयन अभिक्रिया क्या है? तो इलेक्ट्रॉनों का लब्धि होना अपचयन अभिक्रिया है। चलिए पीएच में पी का अर्थ होता है, इसका उपयोग खाली स्थान सांद्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो सबको पता है कि जो पी का होते हैं वह पोटेंज, पी का मतलब पोटेंज होता है जो कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने का कार्य करता है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला क्या कह रहा? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है। कौन परिवर्तन है? पदार्थ की अवस्था, जाहिर सी बात भौतिक परिवर्तन है, पुनः हम उस अवस्था में उसको ला सकते हैं। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन एक अनुकर्मणीय परिवर्तन होते हैं। अब इसमें कौन सही है जो पूछा जा रहा, कौन सही है जो पूछा जा रहा? देखिए पहला ऑप्शन के बारे में तो हम हमेशा कहेंगे सही है कि वह एक भौतिक परिवर्तन पुनः उसको ला सकते हैं। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन एक अनुकर्मणीय परिवर्तन है, ये नहीं होता रहता। खुद से अनुकर्मणीय मीन्स अपने आप परिवर्तन, ऐसा नहीं है। उसके लिए उस परिस्थिति का होना बहुत जरूरी है। तो सी नंबर केवल ए सही हो जाएंगे। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया की अवलोकना कीजिए। H2S प्लस I2 मिलके HiS बना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस रेड क्रॉस अभिक्रिया का सही वर्णन करता है? पहला कह रहा हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीकरण से सल्फर का निर्माण करता है। इसका निर्माण किया, बहुत अच्छा। आयोडीन का अपचयन होता है जिसमें हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, मतलब HI बना, उस तरफ HI बना। तो सही बात है, दोनों तो सही चीज ही कह रहा। देखो पहला कह रहा हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीकरण से सल्फर का निर्माण कर दिया, यहाँ देखो सल्फर बन गया। आयोडीन के अपचयन हुआ जिसमें हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया, तो HI यहाँ बन ही गए। तो दोनों क्या है? सही है। तो बी फॉर बाहुबली। निम्नलिखित में कौन सी विक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया, दोहरी विस्थापन। देखो दोहरी विस्थापन क्यों है? हम अभी NaOH प्लस HCl को जब हम मिलाए थे तो उत्पाद के रूप में हमें बना था NaCl प्लस H2O। अब हम इस अभिक्रिया को ऑलरेडी ही बोल रहे हैं कि दोहरी विस्थापन भी, दोहरा विस्थापन भी हो गया और उदासीनीकरण भी अभिक्रिया हो गए, वहां भी हम समझाए थे आपको। तो सी इसका सही आंसर है। चलो निलंबन के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है? निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। भाई देखो अभी ये सही दिया है बंदा, क्योंकि हम उस समय इसको इसीलिए काटे थे, अभी जस्ट इससे पहले प्रश्न ही पढ़ के गलत कर दिए थे, ठीक है। तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, यह बात सही है। बी पढ़ते हैं। निलंबन के कण इसके माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें को प्रकर्णित कर देता है, ये भी सही है। निलंबन के कण को नग्न आंखों से देखा जा सकता, भाई ये भी सही है। तीनों सही है, इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। चलो वैद्युत अपघटन परिष्करण के दौरान कैथोड पर कौन से पदार्थ जमा हो जाते हैं? अब बताओ कि कैथोड पर कौन से पदार्थ क्या हो जाएंगे? जमा हो जाएंगे। तो अशुद्ध धातु का शुद्ध रूप, अशुद्ध धातु का शुद्ध रूप है जो वहां क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। चलिए किसी पदार्थ की सूत्र इकाई द्रव्यमान एक डॉट 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 की सूत्र इकाई में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के योगफल के बराबर हो। भाई यहाँ परमाणु डालो ना, सोचना क्या है, ये तो पहले ही बताया गया। अच्छा फिर से पढ़ लो।
किसी पदार्थ के सूत्र इकाई द्रव्यमान एक, परमाणु की नहीं, वह पूरे यौगिक के बतलाता है। जैसे अगर H2O की बात अगर हम करें तो H2O एक यौगिक हो जाएगा, तो इसके कुल योग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के योग को हम सब ना सूत्र इकाई द्रव्यमान कहते हैं, तो यहाँ यौगिक हो जाएंगे। ठीक है। अयस्क से अपअयस्क को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया अपअयस्क और अयस्क के किन गुणों के बीच में अंतर पर आधारित होते हैं, तो वह उसके रासायनिक व भौतिक गुण के अंतर पर आधारित होता है कि कैसे उसको अलग कर सकते हैं। चलो, थॉमसन, जे थॉमसन की बात कही जा रही है। थॉमसन के अपने परमाणु मॉडल का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस सादृश्य का उपयोग किया था? तो थॉमसन के जो हैं वह क्या लाए थे? क्रिसमस पुडिंग के द्वारा वो थॉमसन मॉडल के परमाणु मॉडल का वर्णन किया था। चलो, निम्नलिखित में कौन से विकल्प? सूत्र इकाई द्रव्यमान वही यौगिक में जितने भी उपस्थित हैं, योग वाला ढूंढो। सभी परमाणु के कुल द्रव्यमान, तो B4 इसका क्या हो जाएगा? बाहुबली। ये चीज तो हम पहले ही कर चुके हैं। चलो, कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न पढ़ो कि पहला क्या कह रहा। चलो, पहला पढ़ो। वो आणविक द्रव्यमान के बारे में पूछ रहा कि किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उस पदार्थ के अणु में उपस्थित सभी परमाणु के द्रव्यमान के योग के बराबर होते हैं। सही बात है। कथन दूसरा कहता है इसे अणु का आपेक्षिक द्रव्यमान भी कहा जाता है। ये भी सही बात है। तीसरा क्या कहा? इस परमाणु द्रव्यमान को इकाई योग के रूप में व्यक्त करते हैं। ये तीसरा, तीनों सही है। तो 1 2 3 B4 बाहुबली। अब यहाँ से आणविक द्रव्यमान के बारे में बहुत सी जानकारी आपको मिल गया। चलो, धातु कांतून अप खनिज, ये प्रश्न उठपुटांग है। ये प्रश्न कुछ टाइपिंग ही नहीं है, मिसफील्ड है, इसको क्या पढ़ना। ये AI के द्वारा मिसफील्ड किए गए हैं। यहाँ कहा जा रहा द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारक के बीच किस प्रकार के आयनों का विनिमय होता है? आयनों का विनिमय किस? तो धनात्मक और ऋणात्मक आयनों का विनिमय होगा। और क्या? धनात्मक और ऋणात्मक आयन का में विनिमय होंगे। चलो, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? वही कि जब दो तत्वों के बीच में अभिक्रियाएं कराई जाती है तो उसका द्रव्यमान बदलता नहीं है। एंटोनी लेवोजियर द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। विद्युत अपघटनीय शोधन में शुद्ध धातु का उपयोग खाली स्थान के रूप में किए जाते हैं। किसके रूप में? तो एक शुद्ध धातु का रूप में एक कैथोड के रूप में किया जाता है। शुद्ध धातु का उपयोग कैथोड के रूप में किया जाता है। चलो, स्थिर अनुपात के नियम किस पे लागू होते हैं? भाई बताओ, स्थिर अनुपात का नियम किस पे लागू होता है? तो शुद्ध रासायनिक यौगिक पर स्थिर अनुपात का नियम लागू होता है। चलिए, किसी पदार्थ का क्या होता है जब वह किसी अभिक्रिया में अपचयित होती है? किसी अभिक्रिया में अपचयित होती है तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना ही होता है। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना ही होता है। ठीक है। चलो, आगे चलो। निम्नलिखित में किसका संगठन परिवर्तित होता है? अभी बताओ, इसमें किसका संगठन परिवर्तित होता है? और जो बातें पूछी जा रही है, क्या पूछा जा रहा है? संगठन परिवर्तित होता है। भाई कहाँ चले गए? तो पीतल का। किसका होगा? पीतल का, क्योंकि ठोस है। चलो, आगे पढ़ो। इसमें कथन निष्कर्ष वाले में पढ़ो। जल में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 होता ही है। ये सही हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के अनुपात के द्रव्यमान 3:8 होते हैं। तो कार्बन का CO2 है ना, CO2, तो C में एक 6 हो गए। O2 16 दूना 32 क्या होता है? तो क्या पूछा जा रहा? कार्बन डाइऑक्साइड निकालो यार, सबको निकालो। जैसे H2O के द्रव्यमान में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन, तो ये 2 हो गए और ये 16 हो गया, तो 1:8, अर्थात पहला सही है। तो पहला इसमें नहीं दिया है तो ये गलत हो गया ऑप्शन। अब दूसरा निकालो, CO2 निकालो। CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन का 12 हो गया और ऑक्सीजन तो 16 दूना 32 हो गया। इसको काटो तो 3 चौके 12, 8 चौके 32, 3:8 इसका भी आ गया, तो बी भी हमारा सही है। सी निकालो। अमोनिया NH3, अमोनिया का निकालो। NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान 14,
तो ये 14 हो गए और ये 3, 14:3 होता है, ना कि 14:1 होता है। तो ए और बी सही था हमारा, इसीलिए डी इसका आंसर क्या हो गया, सही हो गया। चलो, कार्बनिक यौगिक के पूर्ण दहन से निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न होता है। देखो, ये चीज हम कल भी बोले थे कि जब पूर्ण दहन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल होंगे उत्पन्न, अपूर्ण दहन होता तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता। तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और जल, CO2 और जल। चलो, अम्ल क्षारक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया, तो भाई अगर विस्थापन दिया तो विस्थापन, अभी अम्ल और क्षार द्विविस्थापन अभिक्रिया हो सकते, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो सकता। यहाँ इस ऑप्शन में क्या दिया है ये देखो, तो वह उष्मा भी देता है, तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो गया। ठीक है, चलो, कौन सा गुण समांगी मिश्रण को विषमांगी मिश्रण से अलग करता है। अब समांगी मिश्रण से विषमांगी मिश्रण का गुण है जो एक समान संगठन नहीं होता है। ठीक है, वो समांगी में एक समान संगठन होते हैं, जबकि विषमांगी में असमान संगठन होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये गुण उसको अलग कर रहा। चलो, तांबे के विद्युत अपघटन शोधन में निम्नलिखित में से कौन से विकल्प इलेक्ट्रोड की भूमिका का सही वर्णन करता है। तो इलेक्ट्रोड की भूमिका का वर्णन देख लेते हैं। और शुद्ध तांबे का उपयोग एनोड के रूप में किया जाता है, जबकि शुद्ध तांबे का उपयोग कैथोड के रूप में किया जाता है। ये गलत है, शुद्ध तांबे का उपयोग कैथोड में किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम जस्ट इससे पहले पढ़े थे कि शुद्ध में क्या होना चाहिए, कैथोड होना चाहिए। दोनों इलेक्ट्रोड शुद्ध तांबे के बने होते हैं, ये भी गलत है। अशुद्ध तांबे का उपयोग एनोड में किया जाता है, जबकि शुद्ध तांबे का उपयोग कैथोड में किया जाता है। ये देखो आ गया। अभी जस्ट इससे पहले जो एक प्रश्न पढ़े थे उसमें थोड़ा कम वर्णित था, यहाँ पे उसको ज्यादा एनालिसिस कर दिया गया कि शुद्ध तांबे कैथोड के रूप में वर्णित करेंगे और अशुद्ध धातु को एनोड में वर्णित करते हैं। तो सी सही होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है, अभी बताओ इसमें कौन से एक समांगी मिश्रण है। तो वायु एक समांगी मिश्रण हो जाएंगे, बाकी ऑप्शन तो ऐसे ही पढ़ लो, विषमांगी की तरह ही लग रहा। चलो, विद्युत अपघटन शोधन में अशुद्ध धातु का उपयोग कहाँ, एनोड पे किए जाते हैं। ये तो अभी बोले कि एनोड पर अशुद्ध धातु और कैथोड पर शुद्ध धातु। चलो अगले पढ़ो, निम्नलिखित में कौन सा कथन, सूत्र इकाई द्रव्यमान, योग वाला ढूंढो। क्या योग्य कहीं दिया, लास्ट में योग्य दिया है, लेकिन देख लो किसी अणु के सभी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान का योग, भाई ये तो होना चाहिए, लेकिन कह क्या रहा, सूत्र इकाई द्रव्यमान शब्दों को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। आगे देखते हैं और कुछ दिया है क्या, किसी आयनिक यौगिक में आयनों के परमाणु द्रव्यमान का योग जैसे कि उसके सूत्र द्वारा दर्शाया गया है। अच्छा, देखते हैं इसमें भी दम है। किसी यौगिकों के मोल द्रव्यमान नहीं, किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान नहीं, और ये क्या कह रहा है कि किसी अणु में सभी परमाणु, देखो अणु नहीं यौगिक वाली बात लो तो ये ज्यादा सटीक सही हमें ए लग रहा है, इसलिए यहाँ इसका सही आंसर ए होंगे। आगे बढ़ो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण, कोई प्रयोग किया जा रहा, कौन सा प्रेक्षण इस बात की पुष्टि करता है कि कोई विलयन अम्लीय है। अब इसमें अम्लीय वाली बातें पूछी जा रही है, तो अम्लीय का गुण क्या होना चाहिए कि मेथिल ऑरेंज लाल होते हैं, फिनोल्फथलीन रंगीन होते हैं और लिटमस लाल होता है। यही गुण तो सही बात लग रहा है, क्योंकि मेथिल ऑरेंज जो अम्लीय हैं तो वह लाल, फिनोल्फथलीन रंगहीन और लिटमस लाल होते हैं, पहला ही सही है। ठीक है, आगे बढ़ो, कौन सा ऊर्जा परिवर्तन सामान्यतः अपघटन अभिक्रिया से जुड़ा हुआ है। तो अपघटन अभिक्रिया से कौन जुड़े हुए होते हैं, तो ऊष्माशोषी ऊर्जा परिवर्तन जो करता है वो अपघटन अभिक्रिया से जुड़ा होता है। चलो, वैद्युत अपघटन परिष्करण में अशुद्ध धातु का उपयोग बताओ, एनोड पे नहीं बताए हैं, और शुद्ध धातु कैथोड पर। चलो, कोलाइड कणों को पृथक किसके द्वारा किया जा सकता है, कोलाइड कणों को अपकेंद्रन के द्वारा पृथक किए जा सकते हैं, जब उसको गोल से घुमाएंगे तो बीच में आके जमा हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है। टिंडल प्रभाव का मतलब समझते हो कि जब प्रकाश को एक छोटी छिद्र के माध्यम से जब जाता है तो वो एक वहां पे उपस्थित जो वायु के धूल कण जो होते हैं वो साफ शब्दों में दिखाई पड़ता है। ठीक है, टिंडल प्रभाव यहाँ कह रहा, टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा। कौन नहीं दिखाएगा, अगर हम दूध के अंदर सपोज डेट समझो कि लाइट को भेजा जाए
या ग्लास में समझ लो कि एक कांच के गिलास में दूध को रख करके अगर उसको दूर से उस पे टॉर्च की फोकस को अगर भेजा जाए तो क्या उसमें कुछ कण दिखाई पड़ेंगे? तो हाँ पड़ेंगे। और यहाँ कह रहा कौन दिखाई नहीं पड़ता? जो देखो पायस में भी होगा, मंठ में भी होंगे, कॉपर सल्फेट के विलयन में ऐसा नहीं होगा क्योंकि वह पूर्ण रूपेण घुल जाएगा। ठीक है, चलो मिश्रण और यौगिक में अंतर। यहाँ बताओ मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या होता है? मिश्रण के घटक को पृथक नहीं किया जा सकता है, कर सकते हैं, गलत हो गया। मिश्रण के तत्व एक निश्चित अनुपात में होते हैं, गलत हो गया। यौगिक में ऐसा होता है। मिश्रण केवल संयुक्त गुणधर्म प्रदर्शित करता है, ये भी गलत हो गया। मिश्रण के घटक अपने गुणधर्म को बनाए रखना चाहता है, ये सही है। अंतर के लिए डी सही है। चलो Na2SO4 की परिकल्पना, सूत्र, इकाई, द्रव्यमान में कितना है? अभी देखो इसको निकालो तुम यार, सोडियम को निकालो, सल्फर निकालो, ऑक्सीजन निकालो। तो सोडियम का 22 हो गया, तो 2 है ना, तो 22 दूना 44 लो, 32 हो गए। और ऑक्सीजन का 16 चौके 64 हो गया। 4 4 8 2 10 0। अब तुम देख लो। और 6 3 9 4 13 1 14 140। देखो लेकिन लगभग में है तो 142 होंगे, 140 एक्यूरेट नहीं है क्योंकि और भी लगभग मान को लेकर के बनाएं तो 142 यू आएंगे। ठीक है, जब किसी हाइड्रोकार्बन को वायु में अधिकता में जलाया जाता है तो अंतिम उत्पाद सदैव क्या बनते हैं? क्या बनेंगे अंतिम उत्पाद सदैव? क्या बनेंगे? तो भाई जब जल ही रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। क्रिस्टल, ठोस के सही उदाहरणों का चयन करें। तो क्रिस्टल के ठोस क्रिस्टल के ठोस का सही उदाहरण कौन है? रेत है, नमक है, या चीनी और नमक है? भाई चीनी और नमक लो क्रिस्टल ठोस, क्योंकि भुरभुरा होता है ये सब क्रिस्टल, ये ठोस में शामिल होंगे। निम्नलिखित में कौन से कारक मुख्य रूप से परमाणु के अमाप को निर्धारित करता है? परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही परमाणु के अमाप को क्या करेगा? निर्धारित करेगा। क्या करेगा? निर्धारित करेगा। ठीक है, चलो क्या कहा जा रहा? किस प्रकार का परिष्करण विधि से परिष्करण क्रमक मिलाकर अशुद्धियों को यौगिक में परिवर्तित किया जा सकता है? तो भाई कोई भी जो अशुद्धि को अगर यौगिक में मिलाना है तो उसे रासायनिक विधि के द्वारा मिलाओ। ठीक है, चलो यहाँ HNO3 का आणविक द्रव्यमान 63 है। बहुत अच्छा। तो ऑक्सीजन का भाई पूछा है डायरेक्ट, ऑक्सीजन का द्रव्यमान ही पूछ लेता हमसे। तो 8 दूना 16, 16 होना 20 सही है। चलो किसी विलयन में अस्थाई तब कहा जाता है? अभी देखो किसी विलयन को अस्थाई तब कहेंगे जब वह विलेय के कण नीचे नहीं बैठेगा, तब उस विलयन को अस्थाई कहेंगे। और पर अगर नीचे बैठ गया तो नहीं कहेंगे। तो सी हमारा सही आंसर हो गया। किसी भी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान में वृद्धि निम्नलिखित में से क्या इंगित करता है? तो किसी का भी आणविक द्रव्यमान में वृद्धि अगर होगा तो उसका गलनांक और क्वथनांक में भी वृद्धि होंगे। निम्नलिखित में कौन से कथन मिश्रण और यौगिक के बीच में उचित अंतर स्पष्ट करते हैं? चलिए फिर से पढ़ते हैं। मिश्रण को रासायनिक विधि द्वारा अलग किए जाते हैं जबकि यौगिक को भौतिक विधि के द्वारा अलग किया जाता है। गलत बात है। मिश्रण को भौतिक विधि के द्वारा तुम्हें अलग करो और यौगिक को रासायनिक विधि के द्वारा। ठीक है, उल्टा दिया। मिश्रण के गुणधर्म भिन्न होते हैं, नहीं मिश्रण का गुणधर्म एक समान होगा जबकि यौगिक के गुणधर्म घटकों के तत्व के पूर्ण रूप समान होते हैं, ये गलत बात है, असमान होते हैं। जस्ट अपोजिट ये भी दिया। मिश्रण का संगठन परिवर्तित होता है, नहीं अपरिवर्तित होंगे। यौगिक का संगठन एक निश्चित स्थिर रहता है, ये भी गलत है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? मिश्रण का संगठन परिवर्तित होंगे, नहीं सही है। मिश्रण का संगठन परिवर्तित होगा जबकि यौगिक का संगठन निश्चित होता है, सी सही है। ठीक है, ये उस हिसाब से डी गलत है। मिश्रण का स्थिर नहीं होता है, संगठन परिवर्तित होता है। ठीक, तो सी हमारा सही आंसर होगा। देख रहे हो ना, एनसीईआरटी बेस के आधार पर पूछा। विद्युत अपघटन द्वारा धातु के शोधन के दौरान प्रयुक्त विद्युत अपघटन का आवश्यक गुण क्या होना चाहिए? तो उसका गुण क्या होना चाहिए जो पूछ रहा? तो उसका गुण यही होना चाहिए कि उपयुक्त धातु लवण का जलीय या पिघला हुआ घोल होना चाहिए। ए हमारा सही है। ए हमारा क्या है? सही है।
निम्नलिखित में कौन से कथन मिश्रण के यौगिक को सर्वोत्तम रूप से वही मिश्रण यौगिक मिश्रण, लगभग इसे 10 प्रश्न से ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, मिश्रण और यौगिक में कौन से हैं जो अंतर उसको अलग करता है, तो उसको गुणधर्म, मिश्रण अपने संगठित को अलग अलग गुणधर्मों को प्रतिधारित करता है, ये सही हो जाएंगे। चलो, विलयन की सही पहचान है जहां विलेय और विलायक दोनों तत्व हैं तथा विलयन समांगी है। विलयन क्या है? समांगी है। इसमें कौन है? पानी में घुला हुआ कार्बन। भाई पानी में घुला हुआ कार्बन, क्या वह समांगी हो सकते हैं? हवा में नाइट्रोजन के साथ मिश्रित ऑक्सीजन, हवा में नाइट्रोजन के साथ मिश्रित ऑक्सीजन समांगी रहेगा, क्योंकि हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों स्थिर अनुपात में और समांगी मिश्रण सभी जगह समान रूप से मिले हुए हैं, इसलिए इसका बी आंसर सही होगा। निम्नलिखित में कौन संयोजन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? अब ऊष्मा दे रहा, अतः CO2 और जल जहां नजर आ रहा, मारो आंख बंद करके, क्योंकि ऊष्मा देने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जल के निकलेगा, तो बी हमारा सही हो जाएंगे। सूत्र इकाई द्रव्यमान के पद का अर्थ क्या होता है? कि यौगिक में उपस्थित कुल परमाणु द्रव्यमानों का योग को सूत्र इकाई द्रव्यमान कहते हैं। चलिए, कोलाइड के गुणधर्म के सही चयन कीजिए। देखिए, कोलाइड का गुणधर्म क्या कहता है? कि प्रक्षेपण माध्यम का वह घटक जिसमें उसकी प्राअवस्था निलंबित रहती है, ये सही उसके गुण है कि प्रक्षेपण माध्यम का वह घटक जिसमें उसके प्रावस्था निलंबित रहते हैं, तो ए हमारा सही हो जाएंगे। चलो, धातु के वैद्युत अपघटन परिष्करण की प्रक्रिया के दौरान विद्युत अपघटन से धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है? से अशुद्ध धातु में विद्युत अपघटन में विलीन हो जाते हैं। यहाँ कहाँ से धारा प्रवाहित किया जा रहा है, जो समझो। धातु के वैद्युत अपघटन परिष्करण की प्रक्रिया के दौरान वैद्युत अपघटन से धारा प्रवाह करने पर अशुद्ध, देखो ना भाई, अशुद्ध लिखा ना, यहाँ एनोड भरो, एनोड से अशुद्ध धातु, एनोड से अशुद्ध धातु, अगर शुद्ध रहता तो कैथोड लिखते, अशुद्ध से ही पकड़ा गया, एनोड लिखो। चलो, निम्नलिखित में कौन से कथन किसी यौगिक को विलयन से, यौगिक और विलयन के सर्वोत्तम रूप से अलग करेंगे, ये चीजें हैं। तो देखो क्या कहा जा रहा है, यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के मिश्रण होते हैं, जबकि विलयन केवल यौगिक के मिश्रण होते हैं। गलत बात है। यौगिक में भौतिक विविधता नहीं, रासायनिक विविधता होती है। यौगिक सदैव द्रव्य होते हैं, लेकिन विलयन किसी भी अवस्था में उपस्थित होते हैं, ये भी गलत है भाई। द्रव कहाँ रहेगा? ठोस भी रहेगा। विलयन के विपरीत यौगिक एक निश्चित संगठन और निश्चित गुणधर्म होते हैं। भाई यौगिक में तो निश्चित होता ही होता है, डी सही हो जाएंगे हमारा। चलो, जब दो भिन्न प्रकार के पदार्थ के कणों को अंतःनिर्हित, क्या कहा जा रहा? कणों को अंतःनिर्हित या यादृच्छिक गति के कारण यादृच्छिक रूप से मिश्रित होते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए, कहा जा रहा है जब दो गो भिन्न प्रकार के पदार्थ के कण हैं और दोनों को यादृच्छिक गति के कारण यादृच्छिक रूप से मिश्रित होते हैं, तो इस प्रक्रिया को विश्रण कहेंगे। भिन्न पदार्थ है, आपस में अपने खुद से मिल रहा, फैल रहा, जैसे वायु में अगरबत्ती का सुगंध पहुंचना, वह विश्रण के उदाहरण होते हैं, वह विश्रण के उदाहरण होते हैं। चलो, हम विलयन की सांद्रता को विभिन्न तरीकों से व्यक्त करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी विधि गलत है? विलयन की सांद्रता व्यक्त करने के लिए इसमें कौन सी विधि गलत है, जो देखो। तो पहला कह रहा द्रव्यमान बटा विलयन के आयतन प्रतिशत। अच्छा, द्रव्यमान बटा में विलयन के आयतन प्रतिशत से सांद्रता निकाल सकते हैं, सही है। द्रव्यमान और विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत से भी उसकी सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं, और हम आयतन को विलयन के आयतन प्रतिशत से भी ज्ञात कर सकते हैं। आयतन विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत से ज्ञात नहीं, तो डी हमारा सही गलत है। और बाकी तीनों विधि से हम निकाल सकते हैं, द्रव्यमान बटा विलयन के आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान बटा विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, और आयतन बटा विलयन के आयतन प्रतिशत। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का आकार को निर्धारित करता है? तो इलेक्ट्रॉन का अभ्र ही उसके आकार को बताएंगे। चलिए, ज्यादा प्रश्न और नहीं बच रहा है, 10 प्रश्न और है मुश्किल से, तो इसका भी आंसर बता ही दो। अयस्क से अपद्रव के हटाने वाली प्रक्रिया को सांद्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? सांद्रण कहते हैं।
कलोर क्षारीय प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद सीधे लवण के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है? तो वही कैथोड पर हाइड्रोजन गैस का होना, नहीं धातु, शुद्ध धातु रखो। कैथोड पर शुद्ध धातु, ऑप्शन डी है सही है। किसी पदार्थ की अवस्था, चाहे वह ठोस, द्रव, गैस, किसी द्वारा निर्धारित हो। तापमान, दाब और आयतन किसके द्वारा? तो इसमें दो चीज होते हैं और वो दो चीज क्या हो जाएगा? उसके तापमान और दाब पर निर्धारित होते हैं, आयतन पे नहीं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने में नहीं किया जाता है? जस्ट अभी पूछा गया था। तो इसमें क्या हो जाएंगे? आयतन और द्रव्यमान के प्रतिशत से नहीं निकालते हैं, बाकी द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान और द्रव्यमान प्रतिशत से निकालेंगे, विलयन का आयतन और आयतन प्रतिशत से निकालेंगे, विलयन के द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत से निकालते हैं। ए से नहीं निकलेगा। आगे बताओ। यौगिक की विशेषताओं के संबंध में, तत्व अभिक्रिया करके नई यौगिक बनाता है, सही है। तत्व अभिक्रिया करके नई यौगिक बनाता है। दूसरा क्या कर रहा है? बनने वाला प्रत्येक नया पदार्थ परिवर्तनशील संरचना का होता नहीं। कैसे बदल जाएगा? जब हम बदलेल चाहेंगे तब बदलेगा। घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया से पृथक कर सकते हैं, ये भी सही है, तभी तो वह तत्व बने, अर्थात पहला और तीसरा, ऑप्शन ए में सही है। निम्नलिखित में कौन से परिष्करण विधियां व्यवसायिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है? कौन सी विधि है? तो वह रासायनिक विधि, परिष्करण करना है तो रासायनिक विधि लगाओ। चलो, एक वाद्य यंत्र बनाने के लिए क्या बनाया जा रहा? एक वाद्य यंत्र बनाया जा रहा है, ठीक है। पीतल के एक नमूने को पिघलाकर सांचे में डाला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही ढंग से वर्णित करता है कि पीतल को समांगी मिश्रण के रूप में वर्गीकृत किया गया है? देखिए, पीतल जो है वो तांबा और जिंक के अभिक्रिया से निर्मित यौगिक का उदाहरण है, ये सही है, पहला ही सही है। पीतल, पिताजी, हम ट्रिक बताएं, पीतल, पिताजी, तांबा और जस्ता मिलकर के, तांबा और जस्ता मिलकर के पीतल बनता, तो पहला ही सही है, बाकी विशेष पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलो, यह अभिकरण और कथन वाला पढ़ो। क्या करा? अभिकथन क्या करा? अभिकथन पढ़ो। कह रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से विलेय लवण बनते हैं, अवक्षेपण से नहीं बनता, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अवक्षेपण अभिक्रिया में विलयन में आयनों का आदान प्रदान होता है, ये सही है, तो ए गलत है और आर सही है, सी इसका सही आंसर हो जाएंगे। चलो, कौन सा गुण निलंबन को कोलाइड से सबसे स्पष्ट रूप से विभेदित करता है? तो भाई, कोलाइड के कण नीचे बैठेंगे जी, उसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, इसीलिए कण नीचे बैठेंगे, तो ये गुरुत्वाकर्षण वाला ही सही होगा। बेकिंग सोडा, क्या पूछा जा रहा है? कहाँ चला गया भाई? बेकिंग सोडा निम्नलिखित में से किस प्रक्रम का उपयोग करके तैयार किया जाता है? कौन विधि? हाइवर विधि के द्वारा। ये सब हम 10th क्लास में ये पढ़ना, बेकिंग सोडा हाइवर विधि के द्वारा बनाए जाते हैं। चलो, साबुन का मिशेल का सही गुणों का चयन कीजिए। उन्हें जल के साथ अंतःक्रिया करने की सहायता में कौन है जो सहायता करता है? तो वह जल विरागी गुच्छे बना लेता है। और ये साबुन का मिशेल वाला एक प्रश्न और आया था आज, तो जल विरागी गुच्छे बना लेंगे। निम्नलिखित में से कौन से लवण जल में घुलने पर पीएच मान 7 से अधिक वाला विलयन होगा? भाई, जो क्षारीय होंगे उसी का होगा, और तुम अब ढूंढो कि इसमें से क्षारीय कौन है। सोडियम एसीटेट, कौन हो जाएंगे? सोडियम एसीटेट। सूत्र इकाई को यू से सूचित किया जाता है। चलो, इस प्रश्न का आंसर बताओ, और यही प्रश्न इस पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट प्रश्न है, और इसका आंसर हमें कमेंट तुम करो, तब देखते हैं कि कितने देरी तक अभी क्लासें ये चली है। 100 क्वेश्चन के लिए 100 क्वेश्चन का क्लास वही लगभग 63 मिनट तक चला है। तो आप हमें कमेंट कीजिए, 1 घंटे प्लस 100 प्रश्न को स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से कंप्लीट कराए गए। यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री का 245 प्रश्न अलग अलग पार्ट वीडियो में बनाया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम सबका लिंक दे देंगे, आप सभी को पढ़ लो, और इस 245 प्रश्न में से ही प्रश्न आपका होगा, ठीक है। चलिए, बाकी विशेष मिलते हैं अगले क्लास में।